तो पहले जो हम बात करेंगे बच्चों, वो सबसे पहले बात करेंगे क्लास 11th के थोड़े से कुछ टॉपिक के ऊपर। एक टॉपिक है बच्चों समुच्चय, सेट। थोड़ा सा हम उसके बारे में पहले समझ लेते हैं बच्चों, आइए। समुच्चय, सारी चीजें बिल्कुल बहुत क्लियर तरीके से समझाई जाएंगी बच्चों, समुच्चय, ठीक है, जिसे हम सेट के नाम से बच्चों जानते हैं। अब ये समुच्चय होता क्या है बच्चों, तो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा बच्चों समुच्चय क्या होता है। देखिए, किन्हीं संख्याओं का सुपरिभाषित समूह, किन्हीं संख्याओं का सुपरिभाषित समूह ही समुच्चय कहलाता है। मैं जितनी भी डेफिनेशन कराऊंगा, जो भी मैं आपको समझाऊंगा, वो मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, जैसा कि आपको समझने में आसानी रहे। आपको किताबी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं मिलेगी बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिखूंगा बिल्कुल। किन्हीं संख्याओं या वस्तुओं, किन्हीं संख्याओं या वस्तुओं के सुपरिभाषित, किन्हीं संख्याओं या वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये इसको मैं समझाने वाला हूं। देखिए हमारे पास कुछ संख्याएं हैं या कुछ वस्तुएं हैं, अगर वो परिभाषित की जा सकती हैं, वो जो संख्याएं हैं, जो वस्तुएं हैं, अगर वो परिभाषित की जा सकती हैं, उनको वेल डिफाइंड किया जा सकता है, तो हम उनके समुच्चय को, उनके ग्रुप को ही बच्चों क्या बोलेंगे, उनके ग्रुप को ही हम समुच्चय बोलेंगे। जैसे बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 से लेके 10 तक की सम संख्याएं और उनका समुच्चय बनाना है, तो बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि हमको परिभाषित कर रहे हैं। परिभाषित कैसे कर रहे हैं कि वो 1 से लेके 10 तक की सम संख्याओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। इनको हम जो है इनकी परिभाषा दे सकते हैं क्या, कि 1 से लेके 10 तक की सम संख्याओं के बारे में बात हो रही है। एक उनका कोई ना कोई गुण है। गुण क्या है? सम संख्या होना एक गुण है। भाई हम उनको पहचान कैसे रहे हैं? सम संख्या की वजह से हम उनको पहचान रहे हैं। उनके अंदर गुण क्या है? सम संख्या उनके अंदर गुण है। भाई हमने कहा 1 से लेकर 10 तक की, फिर क्या, फिर मैंने बोला सम संख्या, तो आप समझ रहे हो तुरंत यार, सम संख्या, अच्छा सम संख्या 2, 4, 6, 8 जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो आपने तुरंत पहचान लिया? नहीं पहचान लिया। तो उनका एक गुण था, सम, उनका एक गुण था। तो ऐसी संख्याएं जो वेल डिफाइंड यानी परिभाषित की जा सकती हैं, उनका कोई अपना गुण होता है जिसकी वजह से वो पहचानी जाती हैं, उनके ग्रुप को हम एक मजला कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं, ठीक है, और उन्हीं को हम बोलते हैं बच्चों समुच्चय, ठीक है। इस समुच्चय को बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है बच्चों, ठीक है। यहां पर हम लिख देंगे समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इनको जो है अंग्रेजी वर्णमाला के जो बड़े अक्षर होते हैं, कैपिटल लेटर्स, उनसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ईटीसी, किसी से भी कर सकते हैं। जैसे ए, बी, सी, डी आदि, ठीक है बच्चों, इनसे हम इसको जो है प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे एक उदाहरण देता हूं आपको समुच्चय का। जैसे यहां पर मैंने लिखा बच्चों, जो है 1 से 10 तक की 2 से विभाजित होने वाली, 2 से पूर्ण विभाजित,
होने वाली संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा 11th का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं। हम एक समुच्चय बनाना चाहते हैं। किसका समुच्चय बनाना चाहते हैं कि 1 से लेकर 10 तक की 2 से पूर्ण विभाजित होने वाली, यानी 2 से पूरी पूरी जो कट रही हो, जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग जा रहा हो, उन संख्याओं के समुच्चय का उन संख्याओं का हम एक समुच्चय बनाना चाहते हैं। तो उसको कैसे लिखेंगे बच्चों? देखिए, कैपिटल लेटर से समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जब हम किन्हीं संख्याओं को जब समुच्चय बनाएंगे तो उनको मझला कोष्ठक के अंदर हम लिखेंगे बच्चों। किसके अंदर? मझला कोष्ठक के अंदर। जब भी कभी आप समुच्चय बनाएंगे तो जिन अवयवों को आप लिखेंगे या जिन संख्याओं को आप समुच्चय बनाएंगे उनको मझला कोष्ठक के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, और उन संख्याओं को अलग अलग दिखाने के लिए उनके बीच में कॉमे का प्रयोग हम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको ए मान लिया, ए से प्रदर्शित करना है, तो मझला कोष्ठक ऐसे करके, ठीक है भाई, और इसके अंदर 1 से लेकर 10 तक की 2 से पूरी पूरी कटने वाली संख्या लेनी है। तो भाई 1 तो कटेगी नहीं, 2 से कट जाएगी, 2 आ जाएगी, फिर 3 तो कटेगी नहीं, 4 आ जाएगी, 4 के बाद 5 तो कटेगी नहीं, 6 आ जाएगी, फिर 8 आ जाएगी, फिर 10 आ जाएगी। अब इनको लिखते किस में है? मझला कोष्ठक के अंदर, इसे बोलते हैं मझला कोष्ठक। और इनको अलग अलग करने के लिए इनके बीच में कॉमे का यूज किया जाता है। किसका? कॉमे का यूज किया जाता है। तो ये है बच्चों समुच्चय। ठीक है, ये है समुच्चय, इसी को हम समुच्चय कहते हैं। और ये 1 से लेकर 10 तक की 2 से पूर्ण विभाजित होने वाली संख्याओं का समुच्चय है। लिखेंगे कैसे? मझला कोष्ठक के अंदर, और उनके बीच में क्या लगाएंगे? कॉमा। क्यों? इनको अलग अलग, इनको पृथक करने के लिए, अलग अलग करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है समुच्चय? किन्हीं संख्या या वस्तुओं का स्वपरिभाषित समूह, जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं, उनके ग्रुप या उनके समूह को क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। उन्हें एक मझला कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है और उन्हें अलग अलग करने के लिए उनके बीच में कॉमे का प्रयोग किया जाता है। इन संख्याओं को बच्चों हम बोलेंगे अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव। ये क्या है? अवयव हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये तो हो गई बात समुच्चय की। अब समुच्चय को बच्चों हम 2 तरीके से लिखते हैं। हमने 2 तरीके से लिखना पढ़ा था बच्चों। क्या? एक तो हमने पढ़ा था बच्चों कि सारणी विधि, किसी समुच्चय को 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो सारणी विधि द्वारा, ठीक है, और एक बच्चों मैंने पढ़ाया था समुच्चय निर्माण विधि द्वारा। आपने पढ़ा होगा समुच्चय निर्माण विधि द्वारा। समुच्चय को 2 तरीके से लिखते हैं, यहां पे बताया हूं आपको। समुच्चय को 2 तरीके से लिख सकते हैं। नंबर 1, सारणी विधि। कौन सी विधि? सारणी विधि, जिसे हम टेबुलर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और दूसरी जो विधि है बच्चों वो है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, जिसे हम सेट बिल्डर फॉर्म के नाम से जानते हैं। कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म के नाम से जानते हैं। अब ये सारणी विधि में क्या होता है बच्चों? देखिए सारणी विधि में क्या होता है, जब हम किसी समुच्चय को सारणी विधि में लिखते हैं तो ये तरीका अपनाते हैं। सारणी विधि में क्या होता है, हम अगर किन्हीं संख्याओं का समुच्चय बना रहे हैं तो उन संख्याओं को मझला कोष्ठक के अंदर कॉमा लगा के लिख देते हैं। इसी को बोलते हैं हम कौन सी विधि? सारणी विधि। ठीक है बच्चों, सारणी विधि में क्या होता है मैं फिर बताता हूं, एक बार यहाँ लिख भी देता हूं। सारणी विधि में संख्याओं को मझला कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है और उन्हें अलग अलग पृथक करने के लिए उनके बीच में कॉमे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो मैं लिख भी देता हूं। इसमें संख्याओं को मझला कोष्ठक के अंदर
अंदर लिखा जाता है, ठीक है, और इन्हें अलग अलग करने के लिए इनके बीच में कॉमे का प्रयोग किया जाता है। समुच्चय निर्माण विधि, और इसका एग्जाम्पल आप लेना चाहते हो तो एग्जाम्पल ये हो गया, ये देखिए, यही बच्चों आपकी सारणी विधि है। इसमें हमने संख्याओं को मजला कोष्ठक के अंदर लिखा है और बीच में क्या लगा दिया है, कॉमा लगा दिया है। तो आप चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पे इसी को नोट कर लेना, ये इसका एग्जाम्पल है। और ये जो दूसरी विधि है आपकी समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें संख्याओं को नहीं लिखा जाता है, इसमें संख्याओं के गुण को, जिसकी वजह से उन संख्याओं को हम पहचान रहे हैं, उस गुण को लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, उस गुण को लिखा जाता है। भाई हम दो तरीके से किसी चीज को पहचान सकते हैं, कैसे, एक तो उसकी शक्ल देख के पहचान सकते हैं कि भाई अरे ये तो वो है, या फिर उसकी कोई खास बात हो, या उसके अंदर कोई खास आदत हो, या उसका कोई खुद खास गुण हो, उसको सुन के पहचान सकते हैं। अरे ये चीज, ये आदत तो उसकी है, पहचान लेते नहीं, पहचान लेते हम लोग, अरे ये बात तो वो कहता है बार बार, तो क्यों, वो उसका गुण है, वो चीज की उसकी खासियत है, उसको वो बार बार बोलता होगा, तभी तो हमने उसकी बात को पहचान लिया। वो हमारे सामने नहीं है फिर भी हमने उसको पहचान लिया। कैसे पहचाना, उसके गुण से, उसके कर्म से हमने उसको पहचाना। और एक ये कि उसकी शक्ल देख के पहचान लो। तो ऐसे ही यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम उन संख्याओं को देख के पहचान रहे हैं कि ये संख्या ये वो है। और एक इनका गुण क्या है, इनका गुण ये है कि ये 2 से लेकर 10 तक की क्या है, सम संख्याएं हैं, सम संख्या इनका गुण है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं इस तरीके से कि समुच्चय A बराबर x such that x implies that x belongs to 2 से 10 तक की सम संख्याएं या 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसमें जो है आप गुण को लिखते हैं, इसमें आप उन संख्याओं को लिखते हैं इसमें। ठीक है, तो 2 तरीके से हम समुच्चय को लिख सकते हैं। इनकी हमें आगे जाकर जरूरत पड़ेगी जब हम रिलेशन पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं आपको इनको यहाँ पे समझा रहा हूँ। मैं सिर्फ वही चीजें बता रहा हूँ जो आपको 12th में यूजेबल है, 11th की। ठीक है, देखिए, तो सारणी विधि में क्या समझ गए आप, सारणी विधि में क्या होता है, इसमें संख्याओं को या वस्तुओं को मजला कोष्ठक के अंदर कॉमा लगा के लिखा जाता है। और समुच्चय निर्माण विधि में हम उसके गुण को लिखते हैं, किसको, गुण को। A बराबर, ये सेट है, और ये मजला कोष्ठक x such that x, मतलब x कुछ संख्याएं हैं, और वो ऐसी संख्याएं हैं कि 2 से लेकर 10 तक की सम संख्याएं हैं, 2 से लेकर 10 तक की, तो सम संख्याएं हैं। हम इस सम संख्या से तो पहचान रहे हैं, उसका गुण ही तो है सम संख्या। ठीक है, और x जो बिलोंग करता है वो 2 से 10 तक की सम संख्याओं से बिलोंग करता है, यानी x वो संख्याएं कि 2 से लेकर 10 तक की। ठीक है, और ये देखिए जहां पे जो मैंने सिंबल सा लगाया, ये सिंबल क्या होता है, ये सिंबल बच्चों, ये सिंबल जैसे हमने लिखा है ना यहाँ पे, अभी मैं आपको ये सारी चीजें बता के चलूंगा अभी से। x बराबर, जैसे हमने लिखा x, इसको मैं बोलता हूं सच दैट, क्या बोलते हैं, सच दैट। ठीक है, इस सिंबल का मतलब होता है यहां पर सच दैट, इसका हिंदी में मीन्स होता है ऐसा है कि, ऐसा है कि। इसका नाम जो हिंदी में इसे बोलते हैं हम कोलन, क्या बोलते हैं, कोलन इसका हिंदी में नाम है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे सच दैट। इस सच दैट का हिंदी में मतलब होता है ऐसा है कि। ठीक है, यानी x सच दैट x, यानी x ऐसा है कि x जो 2 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं को बिलोंग करता है। ये सिंबल किसका है, ये है बिलोंग का। ठीक है, बिलोंग, आगे मैं भी समझाऊंगा आपको। ये जो सिंबल है ये है बिलोंग। ठीक है, बिलोंग्स यानी संबंधित, हम लोग बोलते हैं ना कि ये कहां से बिलोंग करता है, ये कहां से संबंधित है भैया, तो ये वहां से संबंधित है जी, ऐसे बोल देते हैं ना, ये कहां से बिलोंग करता है, तो वो बिलोंग का संबंधित सिंबल है ये। ठीक है, तो ये तो थोड़ी सी बातें थी समुच्चय के बारे में। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आगे आते हैं बच्चों, तो ये चीज आप ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए समुच्चय क्या होता है, किन्हीं संख्या या वस्तुओं का वेल डिफाइंड ग्रुप, उसको ही हम समुच्चय कहते हैं। समुच्चय में
समुच्चय को हम दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो सारणी विधि और एक समुच्चय निर्माण विधि। सारणी विधि में हम जिन संख्याओं का समुच्चय बना रहे हैं उन संख्याओं को एक मझला कोष्ठक के अंदर लिखते हैं और उन्हें अलग अलग करने के लिए कॉमे का यूज करते हैं। जबकि समुच्चय निर्माण विधि सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म में हम उन संख्याओं के गुण को लिखते हैं जिसकी वजह से वो संख्या पहचानी जाती हैं, ठीक है, मझला कोष्ठक के अंदर। तो ये दो आपने जो है इसको समुच्चय को लिखने की जो है विधियां पढ़ी बच्चों, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको ये समुच्चय समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये 11th का टॉपिक है, थोड़ा सा हमने आपको इसलिए समझाया, ज्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे, जितनी हमें जरूरत है सिर्फ उतनी ही बात करेंगे 12th में, ठीक है बच्चों। और बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी 2022 की मैं तैयारी कराऊंगा। अगर आप मेरे साथ अभी से जुड़ जाएंगे बच्चों तो टाइम से पहले हम आपका सिलेबस करा देंगे, ठीक है। आपके एग्जाम लगभग फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे तो हम आपका जो सिलेबस है वो नवंबर में ही फिनिश करा देंगे। बाकी के तो वहां पर टाइम बचेगा, उसमें हम शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो है हर टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट्स पेपर, इन चीजों को सॉल्व करेंगे टाइम से पहले सिलेबस को खत्म करा के, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद क्या आता है भैया, इसके बाद आता है बच्चों एक समुच्चय और उपसमुच्चय। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा उपसमुच्चय, जिसे हम सबसेट के नाम से जानते हैं बच्चों, ठीक है। ये उपसमुच्चय क्या होता है, उप समुच्चय, उप समुच्चय, सब सेट, ठीक है। अभी उप समुच्चय क्या होता है इसे आप ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए बच्चों मेरे पास कोई दो समुच्चय है अरिक्त, कोई दो अरिक्त समुच्चय है, ठीक है बच्चों। और मान लीजिए एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है। अगर सेट ए के, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में पाए जा रहे हैं तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहेंगे। समझ में आ रहा, देखिए यहां पर लिखेंगे माना दो अरिक्त, अरिक्त मतलब जिनके जो खाली ना हो, उनके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए, रिक्त नहीं होने चाहिए, अरिक्त हो, खाली ना हो, ठीक है। तो माना दो अरिक्त समुच्चय ए व बी है तथा ए समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो तो, ठीक है। यानी माना दो अरिक्त समुच्चय ए व बी हैं तथा ए समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो तो समुच्चय ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे, ठीक है। तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई भाई? हमारे पास दो समुच्चय हैं, एक ए है और एक बी है, उनके अंदर कुछ ना कुछ अवयव है और अगर ए के सभी अवयव बी में पाए जा रहे हैं तो ए को बोलेंगे बी का उपसमुच्चय, ठीक है। जिसके सब पाए जा रहे हैं उसी को उपसमुच्चय बोलते हैं, किसका? जिसमें पाए जा रहे हैं उसका, ठीक है। जैसे एक उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूं, उदाहरण से बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। उदाहरण समझिए आप। उदाहरण जैसे मान लीजिए, माना मेरे पास ए समुच्चय है, ए के अंदर कुछ संख्याएं हैं बच्चों, मान लीजिए 1 2 3 4, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से लेकर 4 तक की, ठीक है। और एक मेरे पास बी समुच्चय है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसके अंदर 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों,
तो क्या ए के जितने भी अवयव हैं बी के अंदर हैं? देखिए आप गौर से, भाई ए के अंदर 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 तो इसके भी अंदर है। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि सेट ए के सभी अवयव, भाई सेट ए के अवयव कौन कौन से हैं? 1 2 3 4, ये सेट ए के अवयव हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेट ए के अंदर आ रहे हैं। ठीक है सॉरी भाई, सेट ए के अंदर 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो ये किसके अवयव हैं? ये 1 2 3 4 क्या है? अवयव, एलिमेंट। किसके एलिमेंट हैं? ए के एलिमेंट हैं। क्यों? क्योंकि सेट ए के अंदर आ रहे हैं। और ये सब 1 से लेकर 10 तक ये सेट बी के एलिमेंट हैं, सेट बी के अवयव हैं। क्यों? क्योंकि सेट बी के अंदर आ रहे हैं। और सेट ए के जितने भी अवयव हैं वो सब के सब सेट बी में पाए जा रहे हैं, तो फिर सेट ए को बोलेंगे सेट बी का उपसमुच्चय। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अगर एक भी अवयव सेट ए में ऐसा होता जो इसके अंदर नहीं पाया जाता, मान लीजिए ए के सब पाए जा रहे हैं, सब पाए जा रहे हैं, लेकिन गलती से एक एलिमेंट ऐसा होता जो ए का है लेकिन बी में नहीं है, तो फिर ए को बी का उपसमुच्चय नहीं कहते। लेकिन यहां तो ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं, अवेलेबल हैं सेट बी में, तो फिर सेट ए को क्या बोलेंगे? सेट बी का क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे, उपसमुच्चय बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में उपस्थित है, तो सेट ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे। यहां लिखेंगे ए समुच्चय, समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है। ठीक है, और बच्चों उपसमुच्चय का जो चिन्ह होता है, जो प्रदर्शित करने का, वो चिन्ह क्या होता है? देखिए मैं यहां लिख देता हूं, प्रदर्शित कैसे करते हैं इसे? प्रदर्शित उपसमुच्चय को हम प्रदर्शित करते हैं बच्चों ये इस तरीके से, ये सिंबल होता है बच्चों उपसमुच्चय का। किसका? उपसमुच्चय का। तो यहां पर ए जो है बी का उपसमुच्चय है, तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या ए उपसमुच्चय बी। इसका मतलब ये है भाई, ये उपसमुच्चय का चिन्ह होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसको हम पढ़ते हैं ए बी का उपसमुच्चय है या ए उपसमुच्चय बी, ऐसे करके पढ़ते हैं। और उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है? अगर कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं और ए का प्रत्येक अवयव बी में पाया जाए तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। क्लियर? उपसमुच्चय ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं। आई होप कि आपको एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि क्या है उपसमुच्चय। ठीक है, ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हों कि ए का प्रत्येक अवयव बी में पाया जाए तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं ए तो बी का उपसमुच्चय है, लेकिन क्या बी ए का उपसमुच्चय है? तो नहीं भाई, बी ए का उपसमुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि बी के सभी अवयव ए में कहां पाए जा रहे हैं? भाई 1 2 3 4 इतने तो पाए जा रहे हैं, लेकिन 5 से लेके 10 तक के बाकी जो संख्याएं हैं वो इसके अंदर कहां है? तो बी उपसमुच्चय नहीं है ए का। हम ये भी कह सकते हैं कि बी उपसमुच्चय नहीं है ए का। ठीक है, इसको काट देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा उपसमुच्चय नहीं है। तो भाई ए उपसमुच्चय है बी का, ना कि बी उपसमुच्चय है ए का, क्योंकि बी के सभी अवयव ए में नहीं पाए जा रहे। ठीक है, क्लियर ना? तो उपसमुच्चय आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें आप ना अभी से बच्चों नोट करते जाइएगा, एक कॉपी बना लीजिएगा, उसमें नोट करते जाइए। हर चीजों को मैं बहुत अच्छे से आपको कराने वाला हूँ। आप लोग यकीन नहीं कर पाओगे उतना अच्छा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराऊंगा बच्चों 2022 के लिए। बस आप जुड़े रहिए। ठीक है, वीडियो को यार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद एक अगला टॉपिक आता है बच्चों। ये क्या है? ये होता है बच्चों कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कार्तीय गुणनफल क्या होता है, आइए इसकी बात कर लेते हैं। हेडिंग डालते हैं पहले, कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इसको आप ध्यान से समझिए बच्चों। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास दो अरिक्त समुच्चय हैं ए और बी, ठीक है, और उनके कार्तीय गुणनफल को हम ए क्रॉस बी से लिखते हैं और उसको परिभाषित कैसे करेंगे वो सारी चीज आइए समझते हैं। तो देखिए बच्चों यहां पे मैं लिखूंगा पहले, माना ए व बी
दो अरिक्त समुच्चय, माना ए व बी दो अरिक्त समुच्चय हैं तथा इनके कार्तीय गुणनफल को ए क्रॉस बी, क्या ए क्रॉस बी, माना ए और बी दो क्या है बच्चों, सॉरी अरिक्त समुच्चय हैं और इनके कार्तीय गुणनफल को ए क्रॉस बी से लिखेंगे। किससे? ए क्रॉस बी से लिखेंगे तथा इसे परिभाषित करेंगे। इसे परिभाषित किससे करेंगे? इसे परिभाषित करेंगे कैसे कि ए क्रॉस बी बराबर एक्स सच दैट एक्स या फिर आप ये भी सकते हैं कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एक्स ए क्रॉस बी बराबर, ये कौन सी विधि में लिखा है हमने, ये कौन सी है? सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि, गुणों को लिखा जा रहा है। ठीक है, ए क्रॉस बी बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स और वाई इस प्रकार हैं कि एक्स ए से बिलोंग करता है और वाई बी से बिलोंग करता है। मतलब ये जैसे मान लीजिए मैंने क्या होता, दो समुच्चय हैं ए, तो ए हमने ले लिया, इसके अंदर मान लीजिए अवयव हैं 1 2 3। ठीक है, इसके अंदर ये 1 2 3 ये एलिमेंट है, तो ये ए समुच्चय हो गया, अरिक्त समुच्चय है। ठीक है, और दूसरा हमने समुच्चय ले लिया बी, इसके अंदर अवयव है मान लीजिए जो है आपके 2 4 6, ये इसके अंदर ये अवयव है। अब मैं इनका कार्तीय गुणनफल निकालना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा। मेरे पास ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं और मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल निकालना चाहता हूं, तो कैसे निकालूंगा ध्यान से समझिए। तो अगर हम इनका कार्तीय गुणनफल निकालेंगे तो हम इसको लिखेंगे किससे? ए क्रॉस बी से, क्योंकि ए और बी दो समुच्चय हैं। तो यहां लिखेंगे कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी बराबर, कैसे लिखेंगे देखिए, पहले इस वन का इन तीनों के साथ लिखा जाएगा, इस वन को, फिर इस 2 को लिखा जाएगा तीनों के साथ, फिर इस 3 को लिखा जाएगा इन तीनों के साथ। ठीक है, और जो भी क्रमित युग्म में लेंगे उनको एक समुच्चय में मझला कोष्ठक के अंदर कोमा लगा के लिख दिया जाएगा, उसी को हम बोलते हैं कार्तीय गुणनफल। कैसे देखिए, आइए समझते हैं। पहले 1 को 2 के साथ, तो क्या आएगा 1 2, फिर कोमा, फिर 1 को 4 के साथ, तो 1 4, फिर 1 को 6 के साथ, तो 1 6। ठीक है, ऐसे ही अब 2 का इन तीनों के साथ, तो 2 2, 2 2, 2 4, 2 6। ठीक है, ऐसे ही फिर इस 3 का इन तीनों के साथ, तो 3 2, 3 4, 3 6 और मझला कोष्ठक बंद। ठीक है, ये है बच्चों कार्तीय गुणनफल। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान चीजें हैं। ठीक है बच्चों, मेरे पास एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है। ओके, ए और बी का मुझे कार्तीय गुणनफल निकालना है, तो क्या करूंगा, कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी बराबर ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का बी के साथ लिखूंगा, उन सभी को बी के साथ में लिख दूंगा। कैसे? पहले 1 को इन तीनों के साथ, तो कैसे लिखेंगे 1 2, 1 4, 1 6, 1 2, 1 4, 1 6, फिर 2 को 2 2, 2 4, 2 6, 2 2, 2 4, 2 6। इज दैट क्लियर? 3 1 2, 3 2, 3 4, 3 6। ऐसे ही जितने भी होते इसमें और भी एलिमेंट होते तो सबको ऐसे ही लिखा जाता। और इस लिखने के तरीकों को हम, ये कौन सी विधि है, ये है सारणी विधि। कौन सी विधि? सारणी विधि। अगर हम इसके गुण को लिखते तो वो समुच्चय निर्माण विधि हो जाती। ठीक है, तो 2 तरीके से हम लिख सकते हैं आराम से। तो इसी को बोलते हैं हम बच्चों कार्तीय गुणनफल। ऐसे ही बच्चों और भी बना सकते हैं आप। ये एग्जाम्पल था बच्चों, ये क्या था, एक तरीके से आपका उदाहरण था।
ठीक है। एक और उदाहरण आप ले सकते हैं, क्या, देखिए सपोज मेरे पास एक सेट है, मान लीजिए P, और इसके अंदर एलिमेंट है A, B, C, और एक मेरे पास एलिमेंट है Q, और इसके एलिमेंट हैं बच्चों I तो क्या कहें, हम इन्हें लिख सकते हैं A, E, I, O, U, ये है बच्चों, ठीक है। तो अब इसका मुझे क्या निकालना है, कार्तीय गुणनफल निकालना। तो कैसे निकालूंगा, तो यहां लिखूंगा कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्या P और Q का निकालना है, तो P क्रॉस Q बराबर, ध्यान से समझिएगा, पहले A का इन तीनों के साथ, तो A, A, फिर A, E, फिर A, I, फिर A, O, फिर A, U, क्लियर। फिर B का B, A, B, E, B, I, फिर B, O, और B, U। उसके बाद C का, तो C, A, C, E, C, I, C, I, C, O, C, U, इस तरीके से। तो ये है बच्चों कार्तीय गुणनफल, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो या दो से अधिक समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल निकालते हैं, ठीक है बच्चों। आराम से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कार्तीय गुणनफल।